हाय गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है आरसीसी, उसमें हमने डब्ल्यूएसएम से बीम की डिज़ाइनिंग और एनालिसिस पढ़ी है। रेनफोर्स बीम भी पढ़ी है डब्ल्यूएसएम से, जिसपे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स नहीं लगाई हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन, वो आपको लिमिट स्टेट मेथड से ही लगाने होते हैं, ठीक। तो इसमें जितना इंपॉर्टेंट था, जितना आपको पेपर्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। आप उसको देखेंगे तो सारी चीज़ें जो आपको पेपर्स में आने वाली हैं वो आप उससे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हम अब शुरू कर रहे हैं लिमिट स्टेट मेथड, एलएसएम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो बेसिक जो डिफरेंस है डब्ल्यूएसएम में एलएसएम में, ये वो क्या है कि डब्ल्यूएसएम में हम क्या करते थे कि जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, आरसीसी में जो भी हम मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या था, जैसे कंक्रीट बेसिकली, माइल्ड स्टील या फिर स्टील। तो हम क्या करते थे, उनकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम मानकर चलते थे, जिससे हमारी जो डिज़ाइन करेंगे, जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो सेफ साइड रहे। मतलब जैसे किसी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 100 किलो न्यूटन, कि वो 100 किलो न्यूटन का लोड बियर कर सकता है, लेकिन हम उसको जब डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको हम मान ले रहे हैं कि वो सिर्फ 30 किलो न्यूटन ही या फिर 50 किलो न्यूटन ही बियर कर सकता है। उस बेसिस पे हम जब डिज़ाइन करते हैं तो 50 के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, लोड हम बता रहे हैं कि इस पे 50 ही दिया जा सकता है। तो किसी केस में अगर 50 से ऊपर भी चला गया, लेकिन अब वो 100 के नीचे ही रहा, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वो सेफ साइड रहता है। तो क्या करते थे, हम उसकी स्ट्रेंथ को कम मानकर चलते थे। उसको हम क्या कहते थे, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के चलते थे। जैसे M20 ग्रेड की अगर बात करिए अब, तो M20 ग्रेड में ये 20 क्या था, इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम कैसे निकाले थे, कई सारे क्यूब्स 150 mm साइज के क्यूब्स बनाकर, फिर उसको 28 दिन के लिए उसकी स्ट्रेंथ गेन करने दिए। उसके बाद मतलब उसमें क्योरिंग भी करते रहे। फिर 28 दिन बाद उसको हमने उस पर लोड लगाकर उस क्यूब का स्ट्रेंथ टेस्ट किया। तो कई सारे क्यूब्स थे, सबका हमने टेस्ट किया। तो हमने क्या बोला था कि एक ऐसी वैल्यू, जैसे हम M20 के लिए 20 एक ऐसी स्ट्रेंथ उसकी वैल्यू आई जिससे नीचे केवल 5% जो हमने टेस्ट किए उसके रिजल्ट इससे कम आ सकते थे, बाकी 95 इस वैल्यू से ज़्यादा ही रहते। तो मतलब क्या है, ये स्ट्रेंथ क्या है, ये इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ थोड़ी हुई जो क्यूब हमने बनाया था। ये एक ऐसी स्ट्रेंथ होने मानी कि इसके नीचे केवल 5% टेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं, बाकी 95%, मतलब अगर हम 100 क्यूब्स की बात कर रहे थे जैसे, तो 95 टाइम्स क्यूब ऐसे होंगे जो जिनकी स्ट्रेंथ 20 से ज़्यादा होगी। केवल 5 क्यूब ऐसे आ सकते हैं 100 में जिनकी स्ट्रेंथ इस वैल्यू से कम आएगी। तो यहां से ही आप देख सकते हैं कि हमने जो क्यूब बनाया उसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम मान कर ले चले। उसकी स्ट्रेंथ वाकई में उससे कहीं ज्यादा रही होगी, हमने माना क्या 20 इसकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इस क्यूब की, इस मिक्स की, कंक्रीट इस कंक्रीट मिक्स की, ठीक है। लेकिन जब हम यही डिजाइनिंग कर रहे थे तो सिग्मा सीबीसी की बात कर रहे थे, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ। तो M20 के लिए सिग्मा सीबीसी की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो हमको IS कोड बताता है, ठीक है। तो एक क्यूब जिसकी कुछ स्ट्रेंथ थी उससे कम मानकर हमने 20 मानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, फिर उससे भी कम मानी जब डिजाइन की तो 7। तो 20 को आप 7 से डिवाइड करिए तो अप्रॉक्सीमेटली 3 आता है वैल्यू, ठीक। तो यही 3 क्या हो गई, यही 3 हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमने इस कॉन्क्रीट पे लगाया। मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो कम की इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, 20 को आप 3 से डिवाइड करिए तो 7 आ रहा, तो 7 हमने उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ मान ली या परमिसिबल मैक्सिमम स्ट्रेंथ मान ली, ठीक है। तो हम मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम मानकर चल रहे थे, उसको सेफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। एलएसएम में क्या करते हैं हम कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करते हैं। पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा, पार्शियल मतलब पूरे तरीके से नहीं, आधा अधूरा। तो आधा अधूरा कैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मटेरियल्स पे थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दे रहे हैं, मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम करके मान ले रहे हैं, और जो लोड आने वाला है हमारे स्ट्रक्चर पे उस पर भी हम थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के उस लोड को हल्का सा बढ़ा के लेके चलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि लोड और मटेरियल दोनों पे सेफ्टी फैक्टर का यूज हो रहा है, इसीलिए हम उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। और डब्ल्यूएसएम में क्या था, सिर्फ मटेरियल पे लेके चल रहे थे हम, और लोड पे कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लगा रहे थे। लिमिट स्टेट मेथड में मटेरियल्स को हम
उसकी जो स्ट्रेंथ वैल्यू उसके और करीब लेके जाते हैं। जैसे इसमें हमने काफ़ी कम मान लिया ना स्ट्रेंथ इसकी, लेकिन एलएसएम में हम क्या करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ को और थोड़ा चेक करते हैं और थोड़ा लिमिट के पास जाते हैं। ठीक है, देखते हैं एलएसएम, स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है। It is an ideal method which takes into account not only the ultimate strength of the structure but also the serviceability and durability requirements। कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ की ही बात नहीं कर रहे हैं कि जहां पे हमारा स्ट्रक्चर फ्रैक्चर होगा या फेलियर होगा, सिर्फ उसकी ही बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे सर्विसबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई स्ट्रक्चर है, उस पर एक मैक्सिमम लोड लग गया, जितना लगना चाहिए था उससे अधिक लग गया, तो क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, तो वो हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। इनफैक्ट वो मतलब वो खतरा भी हो सकता है। जैसे हमने पढ़ा था कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, तो उसमें फेलियर कैसा होता था कि कोलैप्स कर जा रहा था, सडन फेलियर होता था, ब्रिटल फेलियर होता था, तो उसमें एस्केप का टाइम नहीं मिलता, तो वो हजार्डस हो सकता है, वो खतरा हो सकता है। वहीं पे अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन की बात करते थे, तो उसमें सबसे पहले हमारा रेनफोर्समेंट फेल होता था। रेनफोर्समेंट का जो स्टील होता है उसका फेलियर कैसा होता है, डक्टाइल फेलियर होता है। वो एक तरह से उसमें आपको बेंडिंग दिखाई देगी, सडन फेलियर नहीं दिखाई देगा, तो उसमें क्या होता है, एस्केप का टाइम मिल जाता है। तो इसमें क्या है, कहने का मतलब क्या है कि एक तो स्ट्रक्चर हमारा फेल कर जाए वो कंडीशन है, दूसरा हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं किया, अभी उस पर कुछ इतना लोड लगा है कि वो अभी फेल नहीं किया है, लेकिन जैसे कोई स्ट्रक्चर है, आपका छत है, वो बेंड हो गया, अब आपको दिख रहा है कि इसमें बेंडिंग जितनी आनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आ गई है, हालांकि अभी वो कोलैप्स नहीं किया, लेकिन क्या वो हमारे काम की रहेगी, क्या उससे हम सर्विस ले सकते हैं जिस सर्विस के लिए वो बनाया गया था। ऐसे ही कोई ब्रिज है, उसमें कुछ वाइब्रेशन प्रोवाइड करा, मतलब वाइब्रेशन अलाउ किया जाता है, कुछ वाइब्रेशन, आप जब ब्रिजेस पे खड़े होंगे कभी, गाड़ियाँ जब पास होती हैं तो कुछ वाइब्रेशन उसमें अलाउ रहता है, लेकिन एक लिमिट रहती है। अगर एक्सेसिव वाइब्रेशन हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस सर्विस के लिए ब्रिज बनाया गया था वो अब वो उसको फुलफिल नहीं कर सकता, तो इसमें हम सर्विसबिलिटी को भी देखते हुए चलते हैं, कितना ड्यूरेबल है, यही सब बात है। कि फेलियर तो एक अल्टीमेट कंडीशन हो गई, लेकिन उसके पहले भी क्या ये जो स्ट्रक्चर है वो सर्विस दे पा रहा है जिस सर्विस के लिए बनाया गया है, उस कंडीशन को भी हम एलएसएम में देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि इट इज एन एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसबिलिटी। क्या है, एक एक्सेप्टेबल लिमिट देता है लिमिट स्टेट मेथड, सेफ्टी के लिए भी और सर्विसबिलिटी के लिए भी। ठीक है, कि फेलियर अकर होने से पहले की बात। ठीक, आगे देखते हैं कितने तरह के लिमिट स्टेट मेथड हम पढ़ेंगे, दो तरह के, एक तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो फेलियर की बात कर रहे थे, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। ठीक, तो दो तरह के मेथड हम होते हैं इसमें लिमिट स्टेट मेथड में। ठीक है, देखते हैं इनको। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पहले देखते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम डिजाइन लोड आउट ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, इसमें एक टर्म आ रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल टाइप ऑफ लोड। हम जब WSM पढ़ रहे थे उसमें हमने एक छोटा सा कॉम्बिनेशन देखा था, डेड लोड प्लस लाइव लोड। डेड लोड मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका खुद का सेल्फ वेट जो था, जो हमेशा वहां पे रहेगा, उसको हमने डेड लोड कहा, और जो लोड उसके ऊपर आने वाला है, जैसे हम किसी बिल्डिंग पे चल रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, उस बिल्डिंग पे लाइव लोड हो गए हम, तो वैसे ही ये कॉम्बिनेशन हमने देखा था। इसमें हमने कोई फैक्टर्स नहीं यूज किए थे लोड पे, लेकिन एलएसएम में जब बात करेंगे तो इसमें कॉम्बिनेशन, कई तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे डेड लोड लाइव लोड तो है ही, इसमें हम विंड लोड भी कंसीडर करेंगे, अर्थक्वेक लोड भी कंसीडर करेंगे, फिर उनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, कॉम्बिनेशन के हिसाब से फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी डिफर करती है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें कुछ WSM से डिफर करता है इस मामले में। Therefore, this limit state ensure that the neither any part nor the whole structure should collapse or become unstable under any combination of expected overload. अब कोलैप्स में जो फैक्टर हम कंसीडर करते हैं वो क्या क्या है। कोलैप्स मतलब जहां पे फ्रैक्चर हो जाएगा हमारे, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, तो उसमें हम लोग जो फैक्टर कंसीडर करते हैं वो क्या है, शियर है, फ्लेक्सर है, टॉर्जन है, कंप्रेशन है। तो इन सब की वजह से जो होता है, जो फेलियर होता है उसको कोलैप्स हम कहते हैं। तो इन कंडीशन को हम कोलैप्स के अंडर रखते हैं। शियरिंग आप समझ ही रहे हैं, जैसे कोई बीम है,
शेयरिंग मतलब किसी सेक्शन से ये कट जाए, ये पार्ट ऊपर रह गया, ये नीचे चला गया, तो ये शेयरिंग हो गई। इस प्लेन पे ये शेयरिंग हो गई। फ्लेक्सर हमने पढ़ा ही है, जो बेंडिंग। टॉर्सन क्या है? कोई शाफ्ट आप लीजिए, उस पर अपोजिट मोमेंट लगाइए, तो उसमें क्या होगा? एक ऐंठन पैदा होगा, उसी को हम टॉर्सन कहते हैं। उसके वजह से भी कोलैप्स होता है, कंप्रेशन से होता ही है। तो ये हो गई लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? जैसे क्रैकिंग हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया एक्सेसिव, ठीक है, फायर रेजिस्टेंस, वाइब्रेशंस, ये सब चीज़ें जो आती हैं, ये लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के अंदर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें बहुत कुछ समझने की बात नहीं है, खाली आप इतना जानते रहिए कि दो तरह के लिमिट स्टेट हम पढ़ते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। क्वेश्चंस में ये पूछते हैं कि फैक्टर क्या क्या कंसिडर होते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, तो ये आपको याद रखने हैं। और सर्विसिबिलिटी में आपसे पूछेंगे क्या क्या फैक्टर है, तो ये फैक्टर्स हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की हम बात कर रहे थे कि पार्शियल इसलिए कि आधा मतलब कुछ पार्ट हम लोड पे, कुछ पार्ट हम मटेरियल पे यूज करते हैं, तो इसीलिए हम इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइंड विद लोड ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद सुटेबल फैक्टर। कैरेक्टरिस्टिक लोड को हम सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कैरेक्टरिस्टिक लोड को सुटेबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके हम अपने स्ट्रक्चर पे यूज करेंगे लोड को। कैसे? ऑन द नेचर ऑफ लोड देयर कॉम्बिनेशन, कैसे कॉम्बिनेशन है उस पर डिपेंड करेगा। इन द एंड द लिमिट स्टेट बीइंग कंसीडर्ड, कौन सा लिमिट स्टेट हम यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। अभी हम आगे देखेंगे जब ग्राफ या वो टेबल, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। दीज फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर लोड्स आर टर्म्ड एज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, गामा एफ फॉर लोड्स। लोड्स के लिए जो हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं किससे? गामा एफ से। अब कैरेक्टरिस्टिक लोड एक टर्म आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है? जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी कि एक ऐसी स्ट्रेंथ की वैल्यू जिससे कम केवल 5% टेस्ट रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करें कि इसके नीचे जाएंगे, बाकी 95% टेस्ट रिजल्ट इससे ऊपर रहेंगे। वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक लोड की जब बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक लोड में क्या होता है कि एक ऐसा लोड जो हमारे स्ट्रक्चर पे आने वाला है, ये प्रोबेबिलिटी है कि 95% टाइम्स वो कोई भी लोड कोई भी अलग लोड इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। मतलब केवल 5% चांस ऐसा रहेगा कि जो लोड हमने कैरेक्टरिस्टिक लोड माना है, इस लोड को कोई और लोड कॉम्बिनेशन, केवल 5% चांस है कि वो उसको क्रॉस कर जाएगा हमारे स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ में, ठीक है। तो वही लिखा है कि इट इज द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड थ्रू आउट डिजाइन लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया, इसकी डिजाइन लाइफ मान लीजिए 100 साल है, इस पे हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक लोड मान लीजिए हमने 50 कहा, तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये लोड इस डिजाइन लाइफ में क्रॉस नहीं होगा। 95% प्रोबेबिलिटी है कि ये लोड इस डिजाइन लाइफ में क्रॉस नहीं होगा। केवल 5% प्रोबेबिलिटी है कि ये लोड क्रॉस कर जाए किसी और लोड द्वारा, कॉम्बिनेशन द्वारा, ठीक। अब डिजाइन लोड जो हम अपने डिजाइनिंग में यूज करेंगे वो क्या है कि इसी कैरेक्टरिस्टिक लोड को जब हम गामा एफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो लोड हमको मिलेगा उसी को हम डिजाइन लोड करेंगे। मतलब जो लोड हम डिजाइनिंग में यूज करेंगे उसमें हम क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक लोड को फैक्टर से, पार्शियल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो लोड मिलेगा हमको, उसको हम डिजाइन लोड या फिर डिजाइनिंग में यूज करेंगे, ठीक। इसी को हम डिजाइन लोड कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लोड की बात कर रहे हैं तो उसमें हम देख लेते हैं कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कैसे कैसे होते हैं और कैसे हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में अलग अलग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स यूज करते हैं। पहले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। डेड लोड लाइव लोड का एक कॉम्बिनेशन हो गया कि एक स्ट्रक्चर है, उसका अपना सेल्फ वेट है और उस पर सिर्फ लाइव लोड आ रहा है, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कोई
स्ट्रक्चर उस पर केवल डेड लोड उसका सेल्फ वेट तो रहेगा ही, और उस पर लाइव लोड ना लग के सिर्फ विंड लोड लग रहा हो। ठीक है, विंड लोड कहाँ, जैसे कोस्टल एरियाज हैं या फिर जो विंड मिल्स होती हैं उसका सेल्फ वेट होता है, उस पर केवल विंड लोड लग रहा है, कोई लाइव लोड नहीं लग रहा है, तो उस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें इस तरह कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तीसरा एक कॉम्बिनेशन देखते हैं कि डेड लोड हो, लाइव लोड हो, प्लस विंड लोड भी हो। ठीक, अब अर्थक्वेक लोड की बात करें तो अर्थक्वेक लोड जहां जहां आपको विंड लोड दिख रहा है वहां वहां पे आप अर्थक्वेक लोड भी कंसीडर कर सकते हैं। या तो आप विंड लोड कंसीडर करेंगे या तो अर्थक्वेक लोड कंसीडर करेंगे, एक साथ विंड लोड और अर्थक्वेक लोड कंसीडर नहीं करते हैं। ये हमको आईएस कोड कहता है, क्योंकि बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ में। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड एक साथ आना एक बहुत ही रेयर कंडीशन होता है, तो उसकी वजह से अगर उस कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम डिजाइन करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर जो होगा बिना ज़रूरत के अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। तो वैसे ही डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड है, यहाँ पे हम अर्थक्वेक लोड भी कंसीडर कर सकते हैं विंड लोड हटा करके। ठीक है, तो विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड शुड नॉट बी कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करें, अगर पहला कॉम्बिनेशन आप देखिए डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो क्या दिया है, डेड लोड के लिए हम फैक्टर कितना ले रहे हैं 1.5 और लाइव लोड के लिए 1.5, मतलब जो भी डेड लोड होगा उसमें हम 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी लाइव लोड होगा उसमें हम 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, उस कॉम्बिनेशन के लिए हम अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। ठीक है, और वैसे ही डेड लोड विंड लोड है, तो डेड लोड के लिए 1.5, विंड लोड के लिए भी 1.5। कोलैप्स की बात कर रहे हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की, और जब तीनों कॉम्बिनेशन है तो तीनों के लिए 1.2, 1.2, 1.2। बस ये ध्यान रखिएगा कि विंड लोड अगर कंसीडर कर रहे हैं तो विंड लोड के लिए 1.5 हो जाएगा, यहाँ पे विंड लोड के लिए 1.2 हो जाएगा। अगर अर्थक्वेक लोड कंसीडर कर रहे हैं तो विंड लोड हटा के अर्थक्वेक लोड के लिए ही 1.5 और 1.2 कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक 0.9 दिया है, जब भी आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा तो उसमें ये मेंशन रहेगा जब कि जो हमारा स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग है वो क्रिटिकल है। जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ओवरटर्निंग होने के चांसेस रहते हैं, जैसे अर्थफिल है तो इसमें ओवरटर्निंग होने के चांसेस रहते हैं। तो ओवरटर्निंग के अगेंस्ट अगर स्टेबिलिटी क्रिटिकल होगी तब उस कंडीशन में हम डेड लोड के साथ 0.9 यूज़ करेंगे। ठीक, वो आपको प्रॉब्लम्स में बाकायदा मेंशन रहेगा तभी आप यूज़ करेंगे, वरना अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 1.5 कंसीडर करके चलेंगे। ठीक, सिंपल है। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के लिए तो बहुत ही सिंपल है, पहले कॉम्बिनेशन के लिए 1-1 कोई चेंज नहीं होगा, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए भी 1-1 कोई चेंज नहीं होगा, थर्ड कॉम्बिनेशन जब लेंगे तीनों का तब पहले में कोई डेड लोड के साथ कोई चेंज नहीं होगा, 1 है, बाकी लाइव लोड और विंड लोड के लिए 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में। ठीक, तो सिंपल सा है, ये आपको याद रखना होगा, जब क्वेश्चन बार बार लगाएंगे तो ये आसानी से याद भी हो जाता है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, तो ये हो गया पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, जिसको हम गामा एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक प्रॉब्लम है कि इन अ फ्रेम एनालिसिस द फॉलोइंग्स आर अनफैक्टर्ड लोड, ये अनफैक्टर्ड लोड है। अनफैक्टर्ड मतलब जिस पे कोई सेफ्टी ऑफ फैक्टर का अप्लाई हमने अभी नहीं किया है। कह रहा है कि द डिजाइन लोड एज पर IS 456/2000 इन किलो न्यूटन, क्या होगा LSM के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक तो डेड लोड प्लस लाइव लोड का बन गया, दूसरा डेड लोड प्लस विंड लोड का बन गया, और विंड लोड की जगह अर्थक्वेक लोड भी ले सकते हैं। एक और बन जाएगा जैसे डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड। कॉम्बिनेशन और भी बन सकते हैं कि आप विंड लोड की जगह अर्थक्वेक लोड रखें, हम इसके अभी इतने के लिए सॉल्व करते हैं। अब डेड लोड प्लस लाइव लोड जब रहेगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए हम कर रहे हैं मान लीजिए, तब डेड लोड प्लस लाइव लोड है तो डेड लोड के साथ 1.5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। डेड लोड कितना है 20 है, और लाइव लोड के साथ भी 1.5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। लाइव लोड कितना है 30, कितना हो जाएगा, एक वैल्यू आ गई ये। ठीक, अब अगले कॉम्बिनेशन के लिए देखते हैं, जब डेड लोड और विंड लोड हो और सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग क्रिटिकल ऐसा कंडीशन नहीं दिया गया तो डेड लोड के साथ हम 1.5 ही यूज़ करेंगे।
विंड लोड के साथ भी 1.5 ही यूज़ करेंगे। देख लीजिए, डेड लोड और विंड लोड के लिए 1.5 का यूज़ करेंगे। ठीक, तो विंड लोड कितना है? विंड लोड है 5। ठीक, एक ये हो गया कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन और है, इसमें क्या होगा कि तीनों जब कंसिडर कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 1.2 1.2 1.2 लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए। तो इसको करते हैं 1.2 इंटू डेड लोड है 20 प्लस 1.2 लाइव लोड है 30 प्लस 1.2 विंड लोड है 5। कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमको मिला। अभी जो मैक्सिमम लोड हमको मिलेगा उसके लिए हम अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। तो इस तरह आप पार्शियल फैक्टर सेफ्टी का यूज करेंगे। ये सिर्फ इसको दिखाने के लिए है। ठीक, इस तरह ये तो छोटा सा पार्ट रहेगा, जो आप सॉल्यूशन, जो आप प्रॉब्लम्स लगाएंगे उसका एक छोटा सा पार्ट रहेगा। तो किस तरह यूज करते हैं सिर्फ उसको समझने के लिए है। ठीक, तो जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन की वैल्यू मिलेगी वो हमारे लिए डिजाइन, क्योंकि हम जो मैक्सिमम लोड के लिए अगर हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा तो उसके कम जो कॉम्बिनेशन आएगा, उसके कम लोड जो आएंगे उसके लिए तो सेफ रहेगा ही रहेगा। तो मैक्सिमम के लिए हम डिजाइन करते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। लोड पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की बात हो गई। मटेरियल्स पे देखते हैं कैसे क्या यूज होता है। तो मटेरियल्स के लिए सिंपल है। कंक्रीट के लिए हम लिमिट कोलैप्स में 1.5 और स्टील के लिए 1.15 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। लोड में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मटेरियल्स में डिवाइड करते हैं। क्यों? लोड की वैल्यू बढ़ा देते हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ को कम मानकर चलते हैं, जिससे हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो जाए। और लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी में 1 का मतलब कोई चेंज नहीं होगा, ना कंक्रीट की स्ट्रेंथ में ना स्टील की स्ट्रेंथ में। जितना रहेगा उतना ही मानकर आगे काम करेंगे। इसको हम गामा एम से डिनोट करते हैं। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स को हम गामा एम से डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझने की कोशिश करिए, कि वरना बाद में बहुत कंफ्यूजन रह जाती है। वो एक बार समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। स्टील के लिए क्या कहा? अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम एलएसएम में सिग्मा नहीं एफ का यूज कर रहे हैं। सिग्मा क्या था? स्ट्रेस था ना, या स्ट्रेंथ। तो एलएसएम में हम उसकी जगह एफ का यूज कर रहे हैं। तो जो एफ वाई या सिग्मा वाई जो था डब्ल्यूएसएम में, उसको हम एफ वाई कह रहे हैं। तो स्टील के लिए जो एफ वाई रहेगा उसमें हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का यूज करके 1.15 से डिवाइड कर देंगे। जो स्ट्रेंथ रहेगी, जो वैल्यू मिलेगी, वही हमारी डिजाइन हो जाएगी, डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो 1 डिवाइड बाई 1.15 करेंगे तो 0.87 एफ वाई मिलेगा। ये होगा स्टील की बात। ये तो सिंपल सा है। अभी मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। कंक्रीट की जब बात करते हैं तो अब देखेंगे कि एक बार 1.5 का डिवाइड किए तो आया 0.67 एफसी के, फिर 1.15 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.45 एफसी के या 0.446 एफसी के। ये क्या कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि जो हमको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मिली थी वो क्यूब के लिए मिली थी। कैसे क्यूब के लिए? जिसकी साइज थी 150 mm। एक क्यूब हमने बनाया था जिसपे हमने टेस्ट किया था एफसी के निकालने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए। इसकी साइज क्या थी? 150 mm स्टैंडर्ड साइज थी। तो आईएस कोड के हिसाब से एलएसएम में ये कहता है कि क्या हम जो क्यूब पे स्ट्रेंथ टेस्ट किए थे, क्या हम इसी साइज का क्यूब यूज कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में? तो ऐसा होता नहीं है, साइज डिफर करती है।
साइज डिफर करती है, शेप डिफर करता है। तो उसी साइज और शेप को काउंटर एक्ट, उसको जो चेंज हो रहा है उसको काउंटर एक्ट करने के लिए एक हम 1.5 जो फैक्टर है उसका पहले ही यूज कर लेते हैं एफसीके में, उसको कंपनसेट करने के लिए। इन केस ऑफ कंक्रीट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ is calculated on the basis of test result on 150 mm standard cubes, but the concrete in the structure has different sizes. To take the size effect into account, it is assumed that the concrete in the structure develop a strength of 0.67 or 1 divided by 1.5 times the characteristic strength of cube. तो हम ये मान के चलते हैं कि स्ट्रक्चर में जो कंक्रीट है वो एफसीके का 0.67 टाइम्स स्ट्रेंथ ही गेन कर पा रहा होगा। तो एक तो ये हमको मिल गया शेप की वजह से। उसके बाद हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो एलएसएम में हम मटेरियल्स पे लगाते हैं वो लगाएंगे। अकॉर्डिंगली इन द कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ एम्प्लॉइंग द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीके इज फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 0.67 या फिर डिवाइड बाय 1.5 एंड देन डिवाइडेड बाय 1.5 गामा एम फॉर कंक्रीट, जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए हमने पढ़ा है, टू हैव कितना मिलेगा 0.446 एफसीके या फिर 0.45 एफसीके। ठीक है, तो कंक्रीट पे ये कैसे आया ये आपको समझना एक बार जरूरी है, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा कि पहला जो 1.5 का डिवाइड कर रहा है वो हम शेप और साइज का जो डिफरेंस आ रहा है उसको काउंटरएक्ट करने के लिए, उसके बाद 1.5 जो लगा रहे हैं पार्शियल सेफ्टी का फैक्टर है जो कंक्रीट के लिए एलएसएम में दिया हुआ है। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो स्टील के लिए अब क्या हो गया, डिजाइन स्ट्रेंथ 0.87 FOI और कंक्रीट के लिए 0.45 FCK। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चेंजेस क्या क्या डिफरेंस है एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में। डब्ल्यूएसएम में हम स्ट्रेस ब्लॉक एनालिसिस करते हैं, एलएसएम में हम स्ट्रेन करेंगे। कैसे स्ट्रेस एनालिसिस कैसे होता था कि एक बीम रहती थी, स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसे होता था और स्ट्रेस डायग्राम भी कुछ ऐसे होता था, मतलब लीनियर डायग्राम मिलते थे स्ट्रेन और स्ट्रेस के। तो इसमें हम स्ट्रेस एनालिसिस करते थे। यहाँ पे ये हो गया TA/M होता था, ये XA होता था। तो जो भी हमको फाइंड करना होता था हम इसी स्ट्रेस डायग्राम से सिमिलर ट्रायंगल या फिर इसका यूज करके हम कैलकुलेट करते थे। लेकिन जब हम एलएसएम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अभी आगे कि अगर ये बीम है तो इसका स्ट्रेन डायग्राम तो लीनियर बनता है, ये अजम्पशन में भी आपको अभी पढ़ने को मिलेगा। लेकिन जो स्ट्रेस डायग्राम मिलता है वो कुछ रेक्टेंगुलर आता है, उसके बाद पैराबोलिक शेप लेता है न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको एनालिसिस करना, इस डायग्राम को एनालिसिस करना इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं स्ट्रेन एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक, वो आसान पड़ता है। यहाँ पे हम वर्किंग लोड मतलब जो लोड हमको दिया गया था उसे कंसीडर कर रहे थे, यहाँ पे हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करके अल्टीमेट लोड बनाकर उसका यूज करते हैं। टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे कंसीडर कर रहे थे, मतलब एक चीज पे जैसे मटेरियल पे हम टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के तब हम आगे डिजाइन कर रहे थे। इसमें हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा लोड पे थोड़ा मटेरियल्स पे। कंक्रीट पे हम यहाँ पे कितना फैक्टर सेफ्टी लगभग यूज कर रहे थे 3 का और स्टील पे 1.8 का। यहाँ पे हम स्टील पे कितना कर रहे हैं 1.15 का और कंक्रीट पे 1.5 का। अगर आप शेप वाला भी इफेक्ट भी लेंगे तो 1.5 1.5 2.25 तो भी कम है। ठीक, इससे ठीक आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर कंक्रीट जो हमने अभी पढ़ा वही ग्राफ में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एफसीके था हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हमने कैसे निकाला था क्यूब का टेस्ट करके 150 mm जिसकी साइज थी। जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं तो कंक्रीट में एक पैराबोलिक पहला शेप मिलता है, फिर एक लिमिट बाद उसको हम कंक्रीट के लिए जो शेप मिलता है कुछ ऐसा मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको एक लिमिट तक उसको पैराबोलिक मानते हैं, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, हम कुछ स्ट्रेंथ उसकी निगलेक्ट कर देते हैं। तो उससे हमको मिला है ये
एक लिमिट तक पैराबोलिक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन एफ सी के जहाँ पे आके एंड करता है। कहाँ पे एंड करता है? एक स्ट्रेन वैल्यू डिफाइंड है आईएस कोड द्वारा, इससे ज़्यादा स्ट्रेन एलएसएम में कंक्रीट पे नहीं आ सकता, कोई भी ग्रेड हो, इससे ज़्यादा स्ट्रेन एलएसएम में कंक्रीट पे नहीं आ सकता। मैक्सिमम स्ट्रेन है 0.0035। अब आप जब ग्राफ देखेंगे तो जहां से ये पैराबोलिक स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रहा है उस पर भी एक स्ट्रेन वैल्यू दी है 0.002। ये कैसा स्ट्रेन है कि जहां तक पैराबोलिक वैल्यू पैराबोलिक ग्राफ मिलता है और उसके बाद वो चेंज होता है स्ट्रेट लाइन में। इसी स्ट्रेन को हम कहते हैं प्रूफ स्ट्रेन। प्रूफ स्ट्रेन क्या होता है? प्रूफ स्ट्रेन वो वैल्यू होती है स्ट्रेन की कि जिस लिमिट तक किसी मटेरियल को हम अगर स्ट्रेस कर रहे हैं और उस लिमिट, इस स्ट्रेन के पहले हमने जो लोड लगा रहे हैं उसको हम अगर रिमूव कर देंगे तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल डायमेंशन को फिर से रीगेन कर लेगा। कहने का मतलब क्या है कि इलास्टिक रीजन में रहता है इसके पहले तक। जैसे ही स्ट्रेन को हम 0.002 से बढ़ाएंगे, मतलब प्रूफ स्ट्रेन के आगे बढ़ाएंगे, तो लोड हम बढ़ा रहे हैं। अब हमारा मटेरियल प्लास्टिक जोन में जाना शुरू हो जाता है। प्लास्टिक जोन में जाने मतलब अब अगर हम लोड रिमूव करेंगे तो हमारा मटेरियल अपने ओरिजिनल डायमेंशन को रीगेन नहीं कर पाएगा, ठीक, क्योंकि ओरिजिनल डायमेंशन रीगेन इलास्टिक रीजन में ही मटेरियल कर पाते हैं। तो ग्राफ से भी आप अब समझ सकते हैं कि मटेरियल हमारा प्लास्टिक जोन में हम ले जा रहे हैं एलएसएम में। डब्ल्यूएसएम में हम ऐसा नहीं कर रहे थे, उसको हम इलास्टिक रीजन में, इलास्टिक जोन में ही रख रहे थे मटेरियल्स को। तो इसमें देख के आपको समझ आ रहा है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ को हम थोड़ा और लिमिट तक आगे बढ़ा रहे हैं। अब एफसीके में जो हम 1.5 का डिवाइड किए थे शेप और साइज के इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए, तो उससे हमको 0.67 एफसीके मिला। फिर उसके बाद हमने इस पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का अप्लाई किया, तब हमको मिला 0.45 एफसीके, ठीक। तो ग्राफ से ये ग्राफ ही हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेस डायग्राम में। ये जो आपको स्ट्रेस डायग्राम मिल रहा है ये आपको यहीं से मिल रहा है। इसी को जब आप रोटेट करके अलाइन करेंगे यहाँ पे, तो यही पैराबोलिक जा रहा है, उसके बाद एक लिमिट बाद स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है, या फिर ये जो डायग्राम मिलेगा आपको ये रेक्टेंगुलर मिलेगा। अब इसी के अलोंग जो स्ट्रेन डायग्राम बनेगा, इसी के अलोंग जो स्ट्रेन डायग्राम मिलेगा, ये चेंज कहाँ से हो रहा था? चेंज हो रहा था 0.002 से, प्रूफ स्ट्रेन से 0.002 पे पैराबोला आके स्ट्रेट लाइन बन रहा था। तो मतलब इसके अलोंग, इस पॉइंट के अलोंग जो स्ट्रेन मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 0.002, क्योंकि ये स्ट्रेन डायग्राम है। तो इस फाइबर पे जो स्ट्रेन होगा वो 0.002, मतलब 0.002 स्ट्रेन के अलोंग जो स्ट्रेस मिलेगा वहीं से ये पैराबोला और स्ट्रेट लाइन में चेंज होता है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम स्ट्रेन जो मिल रहा था वो कितना था? 0.0035, ठीक है। ये अभी ओवरव्यू एक समझने के लिए है, जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो, जब ये डायग्राम आपको आगे दिखेंगे तो दिक्कतें ना हो, कहाँ से आया वो भी समझ में आ जाए। अब एजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, डब्ल्यूएसएम में हमने कुछ एजम्पशन पढ़े थे। जैसे पहला एजम्पशन देखिए एलएसएम में, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, जैसे डब्ल्यूएसएम में था कि कोई बीम है, अभी इस पर कोई बेंडिंग नहीं हुई है, इसका कोई सेक्शन हम काटे तो ये जो सेक्शन हमको दिख रहा है वो प्लेन एकदम दिख रहा है, उसमें कोई बल्जिंग या फिर, मतलब हम इसको जब देख रहे हैं तो वो प्लेन, ये जो काटे हम इसको जब सामने से देख रहे हैं तो ये प्लेन दिख रहा है, जैसे कोई पेपर है प्लेन दिख रहा है, इसमें कोई बल्जिंग या फिर ऐसा नहीं है मुड़ा हुआ, मतलब कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, जब तक बेंडिंग नहीं हुई थी। लेकिन जब हमने बेंडिंग कर दी तो भी हम कोई प्लेन अगर काटेंगे तो वो तब भी हमको प्लेन ही मिले, ये अजम्पशन है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ठीक। दूसरा
एजम्पशन देखिए, स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर एंड स्ट्रेन डायग्राम कैसा है, लीनियर है, एंड स्ट्रेस डायग्राम इज पार्शली पैराबोलिक टिल 0.002 स्ट्रेन एंड रेक्टेंगुलर टिल 0.003 स्ट्रेन। कहने का मतलब यही है कि स्ट्रेन डायग्राम जो है वो लीनियर है और स्ट्रेस डायग्राम कैसा है, मैक्सिमम स्ट्रेन यहाँ पे आ रहा है, कितना कह रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा 0.0035 और एक वैल्यू है 0.002 कहीं बीच में। ये इस पॉइंट से ये हम देखेंगे कि स्ट्रेस वैल्यू यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होती है, धीरे धीरे ये जब बढ़ेगा 0.00 तक पैराबोलिक जाएगा, ये कह रहा हमारा जंक्शन, उसके बाद रेक्टेंगुलर या फिर स्ट्रेट लाइन हो जाता है टॉप तक। तो यहाँ से हमको एक रेक्टेंगल और एक पैराबोला मिलता है। ठीक है, ये सेकंड एजम्पशन से हमको मिला है डायग्राम। थर्ड एजम्पशन क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इन आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.35% या फिर 0.0035 इन बेंडिंग रिगार्डलेस ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कोई भी ग्रेड का कंक्रीट लें, कितनी भी स्ट्रेंथ हो, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन जो आउटर मोस्ट फाइबर पे होगा कितना होगा 0.0035। ये भी एजम्पशन में कह रहा है। उसके बाद द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट इज एज्यूम्ड टू बी पैराबोलिक। The relationship between stress strain distribution in concrete is assumed to be parabolic. The maximum compressive stress is equal to 0.67 FCK by 1.5 या फिर 0.44 FCK। मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा वो कितना होगा 0.446 या 0.45 FCK। जो रेक्टेंगुलर जाएगा 0.002 तक, उसके बाद वहां से पैराबोला होके 0 न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक, फिफ्थ क्या कह रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नेग्लेक्टेड। अगर ये बीम है तो ऊपर मान लीजिए कंप्रेशन आ रहा है, तो नीचे अगर टेंशन आ रहा है तो कंक्रीट जो होगी नीचे की उसकी स्ट्रेंथ हम नेग्लेक्ट कर देंगे। सिर्फ जो हमारा रेनफोर्समेंट होगा, जो रेनफोर्समेंट होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, वो सारा टेंसाइल स्ट्रेंथ लेगा। ठीक, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन एनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शुड नॉट बी लेस देन दिस। अब इसको समझिए, स्ट्रेन डायग्राम जब बनाएंगे हम कुछ ऐसा बनेगा। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम स्ट्रेन कहाँ होगा, जहां पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड होगी, जिस पॉइंट पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड होगी बीम पे, वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेन होगा टेंशन में, टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर। और फेलियर के समय बता रहा है कि शुड नॉट बी लेस देन, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेन है रेनफोर्समेंट में, ये फेलियर के टाइम पे कम नहीं होना चाहिए, किससे, इस वैल्यू से। ठीक है, और जब हम डिजाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि बैलेंस सेक्शन मान के चलते हैं, बैलेंस सेक्शन या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन। उसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि अगर बैलेंस की बात कर रहे हैं कि हमारा जो डाउन मोस्ट फाइबर होगा और टॉप मोस्ट फाइबर होगा वो अपने एक्सट्रीम लिमिट पे पहुंच चुका होगा, मतलब इसमें जो स्ट्रेन आना होगा वो मैक्सिमम वो उस पर पहुंच चुका होगा। तो अगर वो उस लिमिट पे पहुंच चुका है तो किसी भी कंडीशन में उस स्ट्रेन की वैल्यू, यहाँ पे जो स्ट्रेन आ रहा है स्टील में, वो कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए या फिर बराबर हो किसके, 0.87 FY बाई ES क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, 0.87 FY बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील प्लस 0.002 स्ट्रेन इसमें ऐड होगा। तो ये वैल्यू जो आएगी इससे ज़्यादा या इसके बराबर ही स्ट्रेन होना चाहिए स्टील में एट टाइम ऑफ फेलियर। मतलब जब भी हम डिजाइन करेंगे बैलेंस सेक्शन या अंडर रेनफोर्स सेक्शन, तो हम अंडर रेनफोर्स में भी क्या होता है कि हमारा स्टील पहले अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंच जाता है। तो किसी भी कंडीशन में जब हम डिजाइन कर रहे हो तो हमारे जो स्ट्रेन आएगा स्टील में वो इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। ठीक, या फिर
0.87 की जगह आप FY/1.15 ES प्लस 0.002 भी लिख सकते हैं। तो ये स्ट्रेन डायग्राम जब बनाएंगे हम तो यहाँ पे लिखेंगे 0.87 FY/ES प्लस 0.002 और एक प्रूफ स्ट्रेन हमको मिल ही रहा था जिसकी वैल्यू थी 0.002। ये स्ट्रेन डायग्राम है और मैक्सिमम स्ट्रेन कितना आएगा 0.0035। ठीक है, तो ये सब हो गया अजम्पशन की बात। इसमें कई टर्म्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, याद करने की भी जरूरत नहीं है, याद अपने आप सब हो जाएगा। तो अजम्पशंस जो थे उसकी वजह से हमको एक ओवरव्यू मिला बीम के लिए, उसको हम देखते हैं। एक बीम है जिसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, ये इसकी टोटल डेप्थ कैपिटल डी है, विड्थ हो गई इसकी बी, इफेक्टिव डेप्थ हो गई डी इसके सेंट्रॉइड तक। अब इस पे स्ट्रेन डायग्राम हमने बनाया तो हमने इस पे डिनोट किया कि जो स्ट्रेन होगा स्टील में वो ज़्यादा या बराबर होगा किसके 0.87 FY/ES प्लस 0.002। ये हमारा एजम्पशन कहता है। प्रूफ स्ट्रेन एक वैल्यू मिली 0.002 जहाँ से हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम वो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रहा है, और मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा जो इस बीम में कॉपर मोस्ट फाइबर पे वो 0.0035 रहेगा। स्ट्रेस भी हमने देखा कि मैक्सिमम जो मिलेगा वो 0.446 FCK इस अपर मोस्ट फाइबर पे या फिर 0.45 FCK। और स्टील में क्या हो गया, स्टील में तो सिंपल है कि FY/1.15 किए थे तो हो गया 0.87 FY। ठीक है, अब LSM में जो हम XA पढ़ रहे थे उसको हम यहाँ XU लिखते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को, और XC जो था क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस उसको हम XU लिमिटिंग कहते हैं, मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कि इससे ज़्यादा जाएंगे तो बैलेंस नहीं रह जाएगा, ओवर इन्फोर्स चला जाएगा, मतलब हम एक लिमिट लगा रहे हैं, बैलेंस ओवर इन्फोर्स सेक्शन हमको डिजाइन नहीं करना होता है। MR को हम MU लिखते हैं LSM में, सिग्मा को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हमको अभी जाननी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं कि जो चीज़ें हमारे अभी यूज़ में आएंगी आगे, इसमें अभी कुछ आपको याद नहीं करना है। जब हम प्रॉब्लम्स लगाएंगे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी बताई जाएंगी कि इनको याद करना, उन्हीं क्या, बाकी ये लोड मत लीजिएगा कि क्या क्या है इसमें, क्या क्या याद रखना है, ये सब कुछ अभी याद नहीं रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपको क्लियर हो जाएगी, अभी आराम से सिर्फ समझिए इसको। अब जो हम कह रहे थे कि स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं, अब जैसे स्ट्रेस डायग्राम आपको दिख रहा है कि 0.002 स्ट्रेन पे ये पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन में चेंज होता है, लेकिन इसकी कुछ वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए कि इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है। ठीक, अब x1 हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेन डायग्राम का यूज करेंगे। अब दो ट्रायंगल आपके पास हैं, एक ये स्मॉल ट्रायंगल है, दूसरा ये लार्ज ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। ठीक, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करके हम लिखेंगे, अब ये वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस है तो इसको हम x एक नहीं XU लिखेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, तो ये डिस्टेंस हमको निकालनी है मान लीजिए, तो हम इन दोनों ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे, जैसे ये XU है डिवाइडेड बाई 0.0035 कर दिए, XU डिवाइडेड बाई 0.0035। सिमिलरली इस छोटे ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, इसको हमने x1 माना है तो हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाई XU माना तो x1 ले लिया, 0.0035 की जगह क्या हो जाएगा इसमें छोटे ट्रायंगल में 0.002। तो यहाँ से हमको x1 की वैल्यू निकल जाएगी, x1 क्या हो जाएगा 0.002 डिवाइडेड बाई 0.0035 ऑफ XU। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा सब, 5 4 जा 20, तो हो जाएगा x1 कितना आ गया 4/7 ऑफ XU। ठीक,
4/7 ऑफ एक्स यू। अब x2 निकालना हो तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स यू माइनस x1। एक्स यू माइनस x1 कर देंगे तो x2 निकल जाएगा, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स यू माइनस x1 कितना है, 4/7 ऑफ एक्स यू, 4/7 ऑफ एक्स यू। ये हो जाएगा 7 माइनस 7 एक्स यू माइनस 4x u अपॉन 7। तो x2 आपको मिल गया, x2 मिल गया 3xu/7। ठीक, तो ये वैल्यू यही लिखी है कि x2 हमने निकाला 3/7 ऑफ XU और x1 निकाला 4/7 ऑफ XU। ठीक, ये चीज़ें अभी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, याद हो जाती हैं, बड़े इतनी बार हम इसको पढ़ेंगे, इस पर सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाती हैं। तो ये जो 3/7 ऑफ XU मिला, मतलब इतना पार्ट जो है XU का ये स्ट्रेट लाइन है, और 4/7 जो है XU का 4/7 पार्ट जो है वो पैराबोलिक डिस्टेंस है। न्यूट्रल एक्सिस से इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई, 4/7 ऑफ XU। ठीक, ये अब इसमें आप देखिए कि हमने स्ट्रेन डायग्राम का यूज करके ये वैल्यू निकाली है। ऐसे आगे भी जो भी एनालिसिस करते हैं वो स्ट्रेन डायग्राम, क्योंकि इस डायग्राम को एनालिसिस करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, टफ हो जाता है। अब थोड़ा सा पैराबोला देख लेते हैं, क्योंकि पैराबोला हमारे स्ट्रेस डायग्राम में आ रहा है, बार बार यूज होगा, तो उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होंगी, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये कोई रेक्टेंगल है, इसमें हमने 2 पॉइंट से पैराबोलिक आर्क ड्रॉ किया, तो 2 एरिया हमको मिलते हैं, एक स्मॉलर एरिया मिलता है, एक लार्जर एरिया मिलता है। देखने से ही पता चलता है कि ये लार्जर एरिया है और ये स्मॉलर एरिया है। अब स्ट्रेस डायग्राम में जब आप आएंगे तो मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, तो सिमिलरली हमको दिख रहा है कि एक लार्जर एरिया मिल रहा है और एक स्मॉलर एरिया मिल रहा है। तो लार्जर एरिया जो इसमें है, ये जो लार्जर एरिया इसमें है, ये हमारे यूज का, ये हमारे स्ट्रेस डायग्राम का पार्ट है। तो जो पैराबोला में लार्जर एरिया है उसको आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहली बात तो लार्जर एरिया का जो एरिया होगा वो क्या होगा, मान लीजिए ये जो रेक्टेंगल था इसका एक साइड बी था, एक साइड ए है। ठीक, तो लार्जर एरिया का एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया 2/3 ऑफ ए बी, मतलब रेक्टेंगल के एरिया को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्मॉलर के लिए क्या था, 1/3 ऑफ ए बी। तो लार्जर के लिए क्या होगा, याद रखेंगे इसको, 2/3 ऑफ ए बी। सी की बात करते हैं, इस एरिया बड़े एरिया का जो सी है उसके दोनों पॉइंट से आप इसका सी की डिस्टेंस ध्यान रखिए। ये साइड ए है तो ये भी ए है। अगर इस पॉइंट से आप सी की डिस्टेंस देखेंगे तो हो जाएगा 3/8 ऑफ ए, 3/8 ऑफ ए। और इस पॉइंट से देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, 5/8 ऑफ ए। अभी इसको अपने स्ट्रेस डायग्राम में देखेंगे जब हम, तो इसमें ये साइड कितनी है, इसमें ये साइड की डिस्टेंस है 0.45 एफ सी के। ठीक, 0.45 एफ सी के है। ठीक, ये साइड की डिस्टेंस, और इसकी कितनी है, इसकी हमने अभी निकाली है 4/7 एक्स यू। ठीक, ये रेक्टेंगल हो गया जिसके 2 साइड है, 0.45 एफ सी के एक साइड है, दूसरी साइड है 4/7 एक्स यू। अब इसका एक सी जी है मान लीजिए यहाँ पे,
तो सी जी की डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए इस एक्सिस से या फिर इस एक्सिस से। तो इस एक्सिस से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से सी जी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3/8 ऑफ 3/8 ऑफ साइड था ना, तो 3/8 ऑफ साइड, यहाँ पे ए हमारा ये हो गया, तो हो जाएगा 3/8 ऑफ 4/7 XU। ये हमारा ए है, 3/8 ऑफ ए। अगर इधर बात करें तो 5/8 ऑफ ए। ए क्या है हमारा, 4/7 XU। इसका भी आगे यूज होगा, इसलिए इसको इतना समझाया गया आपको, ठीक है। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, क्लियर है, छोटा सा टॉपिक, इसलिए आपको समझा दिया गया कि आगे दिक्कत ना हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे कंक्रीट के लिए, कंक्रीट मतलब कंप्रेशन में, न्यूट्रल एक्सिस के अपर पार्ट में जब निकाल रहे हैं, तो मोमेंट क्या होता था, जैसे कंप्रेशन तरफ निकाल रहे हैं तो एक कॉमन सी इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म मतलब जो कंप्रेशन फोर्स है और टेंसाइल फोर्स हो, टेंसाइल फोर्स के बीच की डिस्टेंस, इसी को हम लीवर आर्म कहते थे। तो या तो आप कंप्रेशन साइड निकालें तो सी इंटू लीवर आर्म, टेंशन साइड से निकाल लें तो टी इंटू लीवर आर्म, टी फोर्स जो मिलेगा, ये स्ट्रेस है, तो टी फोर्स इंटू लीवर आर्म अगर टेंशन से निकाल लें। क्योंकि स्ट्रेस डायग्राम में हम देख रहे हैं जब सी से हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास दो सी मिलेगा, क्योंकि एक एरिया है पैराबोलिक, एक है रेक्टेंगुलर। तो मान लीजिए रेक्टेंगुलर के लिए जो सी लग रहा है C1 और पैराबोलिक के लिए सी लग रहा है C2, इसके इनके अपने अपने एरिया के CG पे, ये इसके CG पे लग रहा है और ये इसके CG पे लग रहा है। तो दोनों के एक रिजल्टेंट सी हमको निकालना होगा, तब हम कंक्रीट के लिए सी कंफर्म कर पाएंगे और उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करके कंक्रीट की तरफ से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें C1 C2 पता होना चाहिए, तब हम जाके सी कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। तो C1 निकालने के लिए क्या करेंगे, C1 क्या है, एक फोर्स है, तो क्या पढ़े थे, फोर्स अपॉन एरिया। हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, यही अब करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन इनटू एरिया। अब C1 की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस कितना है इस पे, C1 की जब बात कर रहे हैं स्ट्रेस पूरे ब्लॉक टॉप मोस्ट फाइबर पे 0.45 FCK है, और क्योंकि डायग्राम में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इस एक्सिस तक भी वही 0.45 FCK, या फिर यहाँ 0.45 FCK, यहाँ 0.45 FCK, दोनों का एवरेज निकालना हो तो 0.45 प्लस 0.45 FCK डिवाइड बाई 2 करेंगे तो भी 0.45 FCK मिल जाएगा। मतलब इस पूरे ब्लॉक पे जो स्ट्रेस लग रहा है 0.45 FCK लग रहा है। और एरिया अंडर स्ट्रेस कितना होगा, एरिया अंडर स्ट्रेस हो जाएगा 3/7 ऑफ XU इंटू बी। तो वही हमने लिखा 3/7 XU इंटू बी इंटू स्ट्रेस कर दिया 0.45 FCK, इसको सॉल्व किया मिला 0.192 FCK XU बी। अब जब हम पैराबोलिक एरिया की बात करते हैं तो इसमें हमको स्ट्रेस जो लीनियर भी वेरिएशन नहीं हो रहा, इसमें पैराबोलिक वेरिएशन, तो स्ट्रेट वेरिएशन नहीं हो रहा, लीनियर वेरिएशन नहीं हो रहा, इसमें पैराबोलिक वेरिएशन हो रहा। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है। इसमें हम क्या करते हैं ना, ये आप आगे देखेंगे कई तरह इस तरह भी यूज होता है। जैसे ये आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ठीक। तो इसमें एक चीज आप ध्यान देंगे, 0.45 FCK 0.45 FCK 3/7 XU 3/7 XU, मतलब रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम था तो इसका एरिया इनटू विड्थ ऑफ द सेक्शन कर दिया। तो इसमें अब हम यही तरीका इसमें हम पैराबोलिक के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं कि इसका एरिया निकाल लें इस स्ट्रेस डायग्राम का और विड्थ का मल्टीप्लिकेशन कर दें। पैराबोला का एरिया हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि ये लार्जर सेक्शन बनेगा जो रेक्टेंगुलर का, तो उसके लिए एरिया क्या पढ़ा था, 2/3 ऑफ
ए बी, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइड। इसके एक साइड क्या है 0.45 एफ सी के है ये, और दूसरी साइड 4/7 एक्स यू। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 4/7 एक्स यू इंटू 0.45 एफ सी के। अब इसमें हम विद का मल्टीप्लिकेशन कर दें इंटू बी। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तब आपको मिल जाएगा 0.171 एफ सी के एक्स यू बी। ठीक, अब यहाँ पे लिखा इस तरह का है, लेकिन हो क्या रहा है 2/3 ऑफ ए क्या है 4/7 एक्स यू और बी क्या है 0.45 एक्स सी के, और बी का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो एक तरीका है, क्योंकि इसका वेरिएशन इस तरह निकालना थोड़ा सा टफ होता है। जैसे हमने इसमें क्या किया था कि स्ट्रेस कर दिया और एरिया अंडर स्ट्रेस का मल्टीप्लिकेशन करके ये निकाला था। इसमें वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, तो हम इस जो फार्मूला पहले से हमारे पास अवेलेबल था उसके बेसिस पे हमने एक इस तरह इसको सॉल्व कर लिया। तो वहां से हमको मिला C2 की वैल्यू 0.71 FC के XUB। इसमें कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रखनी है, अभी सिर्फ आप समझने की कोशिश कर रहे हैं आया कहाँ से, क्योंकि जब डायरेक्ट आपको कुछ वैल्यूज आगे बता दी जाएंगी तो वो समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, कि एक ही इक्वेशन में नंबर भी आ रहे हैं, लेटर्स भी आ रहे हैं, तो उस तरह कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए समझने की जरूरत होती है। अब जब C1 C2 को ऐड करेंगे, आप C1 और C2 को ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा C इक्वल टू एक कॉमन C मिलेगा, वो किसी y बार डिस्टेंस पर लग रहा है टॉप से C, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0.36 FC के XUB। अब ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है कि जो हमारा, अब सारी कहानी आप यहाँ से समझ लिए हैं, याद उसमें से कुछ नहीं रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, जो आपको C मिल रहा है इस टोटल स्ट्रेस डायग्राम के रेक्टेंगल और पैराबोलिक पार्ट मिला के, इसके ऊपर एक C फोर्स लग रहा है जो टॉप से y बार डिस्टेंस पे लग रहा है। की वैल्यू कितनी होगी 0.36 FC के B XU। XU क्या है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, B आपका ये B करिए चाहे कैपिटल B, विद ऑफ द सेक्शन FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 0.36। तो ये अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है। ठीक ठीक, अब ये जो C लग रहा है ये टॉप से y बार पे लग रहा है, हमको लीवर आर्म भी चाहिए होता है, और ये पता हमको कि टोटल डिस्टेंस स्मॉल d है। इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ में से जब हम y बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमको लीवर आर्म मिलेगा, तो y बार कैलकुलेट हमको करना पड़ेगा। वो भी हम समझ लेते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। डायरेक्ट आपको उसकी वैल्यू याद रखनी है, कुछ भी कैलकुलेशन आपको समझना याद करना, मतलब समझना है, याद नहीं करना है, बस आप ये जान लीजिए कि आया कहाँ से है। ठीक, अब मान लिए हम कि C1 लग रहा है y1 बार पे, C2 लग रहा है y2 बार पे। ठीक, अब y1 जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो रेक्टेंगल है, इसका CG कहाँ होगा, चाहे टॉप से लीजिए चाहे डाउन से लीजिए, इसके साइड के हाफ पे, मतलब 3/7 XU के हाफ पे, तो हाफ ऑफ 3/7 XU। ठीक, तो y1 तो सिंपल है 3/14 XU आ गया, ये 3/14 XU ये आ गया, y1 सिंपल है। y2 की बात जब करेंगे, y2 की जब बात करेंगे तो y2 क्या है, टॉप से C2 की डिस्टेंस, C2 कहाँ है, C2 लग रहा है इसके CG पे, और ये हमने अभी कैलकुलेट किया है कि कितना होता है, ये होता है 3/8 ऑफ दिस साइड। ये साइड क्या है 4/7 XU, पैराबोला हमने पढ़ा था, ये हमने कैलकुलेट CG देखा था कि इस पॉइंट से CG की डिस्टेंस 3/8 ऑफ दिस साइड होगा, तो ये साइड है 4/7 XU, तो 4/7 XU का 3/8 किया हमने, तो ये डिस्टेंस हमको मिल गई। बाकी ये डिस्टेंस बची, ये कितनी है 3/7 XU, 3/7 XU इसमें ऐड कर दी, तो टोटल डिस्टेंस हमको C2 की y2 की मिल गई। ठीक, कितना मिला 9/14
XU। ठीक, अब C1 के लिए मिल गया Y1 और C2 के लिए मिल गया Y2। ठीक, अब Y बार हम कैलकुलेट करें। Y बार कैसे कैलकुलेट होगा? C1 इंटू Y1 प्लस C2 Y2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरह जो इक्वेशन आपको दिखती है उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइड किससे करना, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका सिंपल सा एक तरीका याद करने का है कि जो चीज़ हमको निकालनी है उससे नहीं, दूसरी जो वैल्यू है उससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें हमको y निकालनी है तो y1 y2 है, यहाँ पे C1 और C2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। जो चीज़ हमको नहीं चाहिए उससे, उसके कॉम्बिनेशन से, उसके मतलब सम एडिशन से हम डिवाइड करते हैं। तो C1 पता है, Y1 पता है, C2 पता है, Y2 पता है, C1 C2 पता है, सबकी वैल्यू रखेंगे। C1 C2 हमने ऊपर निकाला था, ये C1 C2 वैल्यू रखेंगे, Y1 Y2 वैल्यू रखेंगे और नीचे C1 C2 के सॉल्व करेंगे, तब हमको मिलेगा Y बार की वैल्यू 0.42 XU। ये जो Y बार हमने बताया इसकी वैल्यू कितनी मिली? 0.42 ऑफ XU। मतलब टॉप से C जो लग रहा है वो 0.42 ऑफ XU पे लग रहा है और C की वैल्यू हमने कैलकुलेट की ही थी। ये हो गया आपका Y बार 0.42 XU और C निकाला हमने 0.36 FC के VXU। अब ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब जब Y बार निकल गया तो बचा लीवर आर्म। क्या बचा? लीवर आर्म। लीवर आर्म की वैल्यू क्या होगी? लीवर आर्म की वैल्यू होगी, टोटल डिस्टेंस है d, स्मॉल d, टोटल डिस्टेंस है स्मॉल d। स्मॉल d में से Y बार माइनस कर देंगे हम, माइनस Y बार। तो LA कितना मिल जाएगा लीवर आर्म? d माइनस 0.42 XU। ठीक, तो दो चीज़ जो आपको याद रखनी है वो हो गई। एक तो C कितना लग रहा है? 0.36 FC के। अब एक कॉमन C जो पूरे स्ट्रेस डायग्राम पे लग रहा है वो हो गया 0.36 FC के BXU। और कितने पे लग रहा है? 0.42 XU पे। लीवर आर्म क्या हो गया? D माइनस Y बार, मतलब D माइनस 0.42 XU। अब जो मोमेंट हमको निकालना था, मोमेंट क्या होता है? C इंटू लीवर आर्म। C हमको पता है कितना? 0.36 FC के BXU और लीवर आर्म हो गया D माइनस। तो मोमेंट कितना हो जाएगा? मोमेंट हो जाएगा 0.36 FC के BXU इंटू D माइनस, अब ये हो गया आपका C और लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। ठीक, तो इस तरह हम मोमेंट C की तरफ से, कंक्रीट तरफ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको अब याद रखनी है। तो वही लिखा है MU C के लिए, C इंटू लीवर आर्म। C अपना हो गया 0.36 FC के BXU और लीवर आर्म हो गया D माइनस 0.42 XU। टेंजाइल तरफ से, टेंशन की तरफ से आपको कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन तरफ से जो स्ट्रेस है वो 0.87 FY है। स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस इंटू एरिया कितना होगा? AST, ए ऑफ स्टील। तो 8.87 FY AST ये हो गया आपका फोर्स इंटू टेंशन तरफ से टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। तो दोनों तरफ से आपको मोमेंट मिल गया, टेंशन तरफ से भी और कंप्रेशन की तरफ से भी। ठीक,
एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, WSM हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, मोमेंट ऑफ एरिया इक्वेट करा के, कंप्रेशन साइड का और टेंशन साइड का। इसमें क्या है, इसमें आपको सिंपल है, C इक्वल टू टी रख देना। C क्या था आपका, C था 0.36, अभी कैलकुलेट किया हमने 36 FC के BXU, और T कितना निकला है 0.87 FY AST। ठीक, यहाँ से आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मिल जाती है। दोनों की इक्वेट जब करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x यहाँ रहने देंगे, 0.87 FY AST इधर था, बाकी 0.36 FC के, और B नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आपको XU मिल जाएगा। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जब भी निकालना होगा सब प्रॉब्लम्स में, बस आप C को T से इक्वेट करा देंगे, 0.36 FC के BXU इक्वल टू 0.87 FY AST लिख के आप डायरेक्ट XU कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब जो हमने WSM में क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पढ़ा था। ठीक, कि ये ऐसी डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की जिसपे हमारा कंक्रीट और स्टील एक साथ साइमल्टेनियसली अपने परमिसिबल लिमिट पे पहुंचता है। ठीक है, जहाँ, हाँ, तो जहाँ जिस ऐसी डेप्थ है कि अगर ये डेप्थ मिल रही है, और इससे हम इक्वेट भी कराते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को, हमें पता चलता है कि ओवर एनफोर्स सेक्शन है, अंडर एनफोर्स सेक्शन है, कि बैलेंस सेक्शन है। अगर हमारा न्यूट्रल लिमिटिंग डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ इक्वल रहेगा तो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। तो वही चीज़ है जैसे WSM में हमने पढ़ी थी। सिंस स्ट्रेस डायग्राम इज नॉट लीनियर, हेंस वी यूज करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन डायग्राम। तो हम स्ट्रेन डायग्राम का भी यहाँ पे लिमिटिंग डेप्थ के लिए भी स्ट्रेन डायग्राम का ही यूज करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल से ही निकालेंगे। हमको क्या निकालना है कि मान लीजिए अब ये जो XU था वो XU लिमिटिंग हो गया, तो हमने क्या किया, एक ये ट्रायंगल लिया, 0.0035 डिवाइड बाई XU लिमिटिंग कर दिया। ठीक, और सिमिलरली नीचे वाला जो ट्रायंगल है उसमें क्या हो जाएगा, ये D माइनस XU लिमिटिंग नीचे आ गया, और ये जो स्ट्रेन यहाँ पे जब हमने ये वैल्यू लिया तो यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे 0.87 FY ES 0.002। अब इसको सॉल्व करके कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस आते नहीं डायरेक्ट उस तरह, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। XU लिमिटिंग की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 700/1100 प्लस 0.87 FY इंटू D। याद आपको ये भी नहीं रखना है खास, लेकिन आप इसको क्या होता है कि अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको डायरेक्ट, इसमें जैसे क्या है, इसमें आप जब ध्यान देंगे तो यहाँ पे केवल एक टर्म है FY, जो कि इस पर डिपेंड करेगी, स्टील पे डिपेंड करेगी। स्ट्रेस इन स्टील ही तो है FY, यील्ड स्ट्रेंथ। तो हम तीन ग्रेड यूज करते हैं, 250 और Fe415 और Fe500। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख के हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। हम क्या किए कि इस वैल्यू को मान लिए K, तो एक्चुअल लिमिटिंग हमारा हो गया KD। अब K की वैल्यू हम इन तीनों ग्रेड के लिए कैलकुलेट करके ये टेबल देख सकते हैं कि Fe250 के लिए क्या हो जाएगा 0.53 D। इसको जब आप यहाँ पे 250 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0.53 और D बचेगा, तो 250 के लिए हो जाएगा 0.53 D। वैसे ही 415 के लिए 0.48 D और 500 के लिए 0.46 D। तो ये चीज़ आपको अब याद रखनी है, इसी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। लेकिन ये भूल ना जाए तो इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवाइज करते रहा करिए कि 700/1100 प्लस 0.87 FYD। कभी कभी डायरेक्ट इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आते हैं, ग्रेड थोड़ा बहुत वो अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं, तो फिर आप इससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्ट यूज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XU हमने कैसे कैलकुलेट किया, C को T से इक्वेट करा के, और लिमिटिंग के लिए हमने अभी देखा कि 250 के लिए 0.53 D और 415 के लिए 0.48 D और 500 के लिए 0.46 D डायरेक्ट याद करके, या फिर XU लिमिटिंग की एक जो डायरेक्ट फार्मूला निकला, क्या निकला 700/1100 प्लस 0.87 FY इंटू D। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको दो तरफ से मिल रहा था, एक टेंशन साइड से, एक कंप्रेशन साइड से। जब भी आप बैलेंस सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं या फिर ओवर एनफोर्स सेक्शन
सॉल्व कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि जो आपने निकाला है कंप्रेशन साइड से उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आगे सॉल्व करने को, तो आसान पड़ेगा। ठीक, एनालिसिस जब हम करें, कोई डिजाइन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और दिया है उस कोई वैल्यू निकालनी है, तो अगर बैलेंस सेक्शन है या ओवर एंड फ्लो सेक्शन, तो आप कंप्रेशन साइड का MOR को यूज़ करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, तो आसान पड़ेगा आपको। और बैलेंस सेक्शन और अंडर एंड फ्लो सेक्शन है तो टेंशन साइड से जो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा, उसका जब यूज करेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसान पड़ेगा। निकलेगा दोनों तरफ से बराबर ही निकलेगा, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन ईजी पड़ेगा अगर अभी आपको दिमाग में रहेगा। तो आप जब इस तरह सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आपको आसान पड़ेगा थोड़ा सा। ये खाली एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, कंप्रेशन साइड से 0.36 FC के BXU D माइनस 0.42 XU। जब लिमिटिंग सेक्शन हो जाएगा तो XU हमारा XU लिमिटिंग हो जाएगा, XU लिमिटिंग हो जाएगा। अब XU लिमिटिंग की वैल्यू हमको पता है कि 250 के लिए 0.53 D और 415 के लिए 0.48 D और 500 के लिए 0.46 D होता है। तो जब हम मान लीजिए 250 की बात कर रहे हैं, FE 250 की बात कर रहे हैं अगर, और XU लिमिटिंग MU लिमिटिंग ले चल रहे हैं, तो XU लिमिटिंग यहाँ ले लिए, तो XU लिमिटिंग की वैल्यू FE 250 के लिए कितना है 0.53 D। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी XU लिमिटिंग की जगह। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो हमको मिला 0.148 FC के BD को। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अब पूरा आपको पूछेगा MU लिमिटिंग बताइए, तो पूरा जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन आगे और भी छूट सकते हैं और हो सकता है गलत भी कर जाए इतना सॉल्व करने के लिए। और डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि इसी तरह दे दिया जाएगा ऑप्शन की 148, 146 या 250 के लिए पूछ लिया, तो इस तरह भी नॉमेरिकल आते हैं। तो FE 415 500 तीनों के लिए ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये कहाँ से आए हैं, खाली XU लिमिटिंग की वैल्यू जैसे 250 के लिए 0.53 रखी तो ये मिला, और 415 के लिए आप 0.48 D रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, और 500 के लिए 0.46 D रखेंगे जब यहाँ पे तो आपको ये मिलेगा। तो ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, अब जैसे डेप्थ ऑफ सेक्शन डायरेक्ट निकालना हो, कई कई न्यूमेरिकल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, इसको पहले से एक सॉल्व करके एक एम्पिरिकल फार्मूला, मतलब एक फार्मूला हमने बना लिया है, तो इसको भी आप याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आपके लिए कुछ वैल्यूज हैं, जैसे ये सब आप एक टेबल बना के या चार्ट बना के आप लिख लेंगे शॉर्ट नोट, तो बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत हेल्प होगी। तो D इक्वल टू क्या आया है, √MU/QB। कैसे आया है, MUC लिखे हमने कंक्रीट साइड से 0.36 FC के B XU लिमिटिंग D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग। अब XU लिमिटिंग क्या है, हमने माना था KD, K क्या है यहाँ पे 1100 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY D, तो KD हमने लिख लिया। तो XU लिमिटिंग जगह हमने KD, यहाँ पे भी KD कर लिया। यहाँ से हमने D कॉमन ले लिया तो D स्क्वायर हो गया, यहाँ बचा 1 माइनस 0.42 K। 1 माइनस 0.42 K को हमने क्या कर दिया कि ये इसको हमने J मान लिया, जैसे हमने 1 माइनस K/3 को WSM में J माना था। तो ये सब चीज़ें कंफ्यूज करने लगती हैं, तो आप WSM का एक चार्ट बना लेंगे इन चीज़ों का और LSM का, तो जब दोनों साथ में पढ़ेंगे एक पेपर पे तो क्लियर रहेगा दिमाग में। यहाँ पे J क्या हो गया 1 माइनस 0.42 K, C हो गया, J हो गया, K हो गया, और B और D स्क्वायर बचा तो उसको हमने लास्ट में लिख लिया। CJK को हमने मान लिया Q। ठीक, अब तो यहाँ MUC कितना हो गया QBD स्क्वायर। अब यहाँ से आपको D निकालना हो तो MUC अपॉन QB अंडर रूट, यहाँ से डायरेक्ट आपको D निकल जाएगा। अभी आपको ये याद रखना होगा कि Q इक्वल टू होता है CJK, J क्या होता है 1 माइनस 0.42 K। ठीक, K क्या होता है 700 अपॉन
1100 प्लस 0.87 FY। अब इतना उसमें सॉल्व नहीं करना होगा ऑब्जेक्टिव में, ये सब दिया रहेगा वैल्यू। ठीक, जब आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो क्यू की वैल्यू दे दी जाएगी मान लीजिए, तो डायरेक्ट आपसे पूछ लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए आपको ये इस तरह के फार्मूले बताए जा रहे हैं। ठीक, तो ये आप नोट रखेंगे, याद रखेंगे इसको भी। ऐसे ही एरिया ऑफ स्टील पे भी निकालना होगा तो टेंशन साइड से आप लिखेंगे MU दिया रहेगा 0.87 FY, सॉल्व करेंगे। इसका भी एक फार्मूला हमने बनाया 0.87 FY DJ। ठीक, डी क्या है टोटल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, जे क्या है 1 माइनस 0.42 K। ये भी आप नोट कर लेंगे। अब ये सब जो हमने पढ़ा है अभी C और T की वैल्यू 0.36 FC के BXU और T की क्या थी 0.87 FY AST, उसी सबको इक्वेट करके मोमेंट को इक्वेट करके ही निकाले गए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिए जा रहे हैं कि ये फार्मूले आप याद रखेंगे। परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग टेंशनिंग स्टील, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग टेंशनिंग स्टील मतलब लिमिटिंग सेक्शन हो गया बैलेंस सेक्शन, तो उसमें स्टील का कितना परसेंटेज होता है अलग अलग ग्रेड के लिए, 250, 415, 500 के लिए, तो वो डायरेक्ट आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्या किया हमने, C=T कर दिया। C क्या है 0.36 FC के बी एक्सी लिमिटिंग, और क्योंकि लिमिटिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं बैलेंस सेक्शन, और T क्या हो गया 0.87 FY AST। अब परसेंटेज क्या है, मतलब स्टील का परसेंटेज पूछ रहा है। स्टील का एरिया क्या है AST, ये कितना परसेंट है, परसेंट किसका होगा, जो हमारा सेक्शन है, एक सेक्शन है इसमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, इसी को हम AST कह रहे हैं, एरिया ऑफ स्टील। तो ये कितना परसेंट, कैसे कहने का मतलब क्या है कि ये परसेंट है किसका, ये पूरे ओवरऑल सेक्शन का। ओवरऑल सेक्शन क्या है B इंटू डी का। जैसे आप परसेंटेज निकालते हैं अपने मार्क्स का, मान लीजिए 1000 में आपका 500 नंबर है, मतलब आपका नंबर 500 है कितने में, टोटल 1000 में, तो कितना परसेंट हो गया। तो वही चीज़ इसमें हम कर रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं एरिया ऑफ स्टील का टोटल सेक्शन से। ठीक, तो एरिया ऑफ स्टील टोटल एरिया ऑफ टोटल सेक्शंस डिवाइड करके इनटू 100, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये, यही हो गया परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग सेक्शन, परसेंटेज ऑफ स्टील इन लिमिटिंग सेक्शन। तो हमको ये कैलकुलेट करना पूरा, तो इसको बनाने के लिए क्या किया हमने, EST हमारे पास है, इसको हम डिवाइड कर दें BD से, इंटू 100 कर दें। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ BD से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा पार्ट जो इतना है, ये हो गया हमारा PT लिमिटिंग या परसेंटेज ऑफ टेंशन लिमिटिंग सेक्शन फॉर लिमिटिंग सेक्शन। ये हमको कैलकुलेट करना, बाकी इसको हम एक तरफ लिख लिए, इसी को हमने PT लिमिटिंग लिख लिया, बाकी वैल्यूज दूसरी तरफ भेज दिया। तो क्या हो जाएगा 0.36 डिवाइड बाई 0.87, ये हो गया एक, ये हट गया यहाँ से मान लीजिए। उसके बाद FCK अपॉन FY कर दिया, FCK अपॉन FY कर दिया, ये हट गया। उसके बाद B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा XU लिमिटिंग बाई D, XU लिमिटिंग बाई D, ये हट गया। अब बचा 100, वो लिख लिया। तो ये हो गया PT लिमिटिंग। अब ये चाहे आप याद रख लीजिए, चाहे अब 250 के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 250 वैल्यू रख ली हमने, और एक्सी लिमिटिंग की वैल्यू रख ली 250 की, बचा क्या, और एक्सी लिमिटिंग की जब वैल्यू रखेंगे तो D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ FCK बाई FY। ये FCK बाई FY आप मतलब FCK और FY की वैल्यू दी रहेगी प्रॉब्लम्स में, ये आपको डायरेक्ट याद रहेगा, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुरंत लगा लेंगे। तो इसलिए ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। ठीक, जितनी चीज़ें अभी 3-4 चीज़ें बताएंगे, इसको आप एक शॉर्ट नोट में बना के लिख लेंगे तो याद करने में बार बार आसान रहेगा, देखते रहेंगे जब। अब ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ टेंशन स्टील, ये जो अभी हमने पढ़ा उससे अलग चीज़ है। ये IS कोड है कि लिमिटिंग वैल्यूज क्या है स्टील की। लिमिटिंग वैल्यू मतलब कितना कम हो सकती है, कितना ज़्यादा हो सकती है, एक वैल्यू लिमिट होनी चाहिए ना, कि हम कितना भी कम पता लगा स्टील दे दिया या फिर कितना भी ज़्यादा दे दिया, ऐसा नहीं होता है, उसका एक लिमिट IS कोड द्वारा
डिस्क्राइब्ड है। क्या है वो? जब मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट की बात करें, शुड नॉट बी लेस देन, मतलब एक रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कम से कम, लेकिन इससे कम नहीं होगा। क्या होगा वो हम निकालते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, ए नॉट जो है यही हमारा मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन है। इसको आपको याद रखना कि ए नॉट अपॉन बी डी प्लस टू 0.85 ऑन एफ वाई। ये आपको याद रखना है कि मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड करेंगे सेक्शन में, वो इस फॉर्मूले से, IS कोड कहता है इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। अब ए नॉट आपका क्या है? मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट। एफ वाई क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब मैक्सिमम की भी एक लिमिट दी गई है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया। ग्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? बीम है, इसका टोटल डेप्थ डी और विथ डी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? डी इंटू बी। इसका 4% मतलब 4/100 मतलब 0.04 इंटू बी डी। इससे ज़्यादा रेनफोर्समेंट हम किसी सेक्शन में बीम में नहीं प्रोवाइड कर सकते। मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4% ऑफ द ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एरिया टू अवॉइड डिफिकल्टी इन प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग प्रॉपर्ली इन फ्रेमवर्क। क्यों कर रहे हैं कि अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा दिए तो जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो कंक्रीट अच्छे तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा, हर जगह अच्छी तरीके से पहुंचेगा नहीं, तो स्ट्रेंथ में कमी आएगी। तो उस फैक्टर को ओवरकम करने के लिए एक लिमिट सेट कर दी गई कि इससे ज़्यादा आप रेनफोर्समेंट किसी सेक्शन में नहीं प्रोवाइड कर सकते। कितना? 0.04 ऑफ बी डी ग्रॉस सेक्शनल एरिया। और कम इसलिए प्रोवाइड करा था कि कम की भी लिमिट लगाई इसलिए कि कुछ डक्टिलिटी हमारे स्ट्रक्चर में रहे, एकदम ब्रिटल स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं, तो उसको इंश्योर करने के लिए मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट भी डिस्क्राइब IS कोड द्वारा किया गया है। ठीक, ये ओवरव्यू था LSM का। इसमें आपको जो दो चार चीज़ें वो भी ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बताई गई हैं, उसको आप नोट कर लेंगे। अब उसको बार बार रोज़ देखेंगे तो याद हो जाएगा। और जो चीज़ें समझनी थी बेसिकली वो तो आपको C और T कैसे निकला है ये पता लग गया, होता क्या वैल्यू वो पता लगा, और लीवर आर्म पता लगा, D माइनस 0.42 x। ये तीन चीज़ आपको जो समझ के इसमें याद करने वाली थी वो है। बाकी जो 3-4 चीज़ें आपको डायरेक्ट बताई गई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वो याद करनी है। बाकी इसमें जो चीज़ें देखी गई वो सिर्फ समझने के लिए थी कि वैल्यूज़ आई कहाँ से, 0.36 के। अब आपको ये नहीं लगेगा कि ये डायरेक्ट कहाँ से कैसे आ गया, आपने समझा हुआ है कि कहाँ से आया है, कैसे कैसे आया है, इसलिए आपको अब इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, फैमिलियर आप रहेंगे। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिए, इसको सॉल्व करिए। क्या कह रहा है? डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर गिवन सेक्शन। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी। न्यूट्रल एक्सिस क्या है? इसमें आप ऐसा करिए, न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सब कैलकुलेट करिए, हो जाएगा। आसान क्वेश्चन एक बार लगाइएगा, वरना अगली क्लास में इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। और जब आप करेंगे, गलती करेंगे तभी आपको समझ में भी आएगा अच्छे तरीके से। जब गलती नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आता है चीज़ें। ठीक, इसको लगाइए, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। ठीक।